नमस्कार। पंचतंत्र की कहानियाँ सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। पंचतंत्र की कहानियों की मेरी पिछली वीडियो में सियार कर्टक को प्रणाम करके दमनक पिंगलक से मिलने चला गया। आगे सुरक्षा के लिए व्यूह के बीचों बीच बैठे पिंगलक ने दूर से ही दमनक को अपनी ओर आते देख लिया। उसने व्यूह के द्वार पर नियुक्त प्रहरी से कहा, मेरे पूर्व महामंत्री का पुत्र दमनक आ रहा है, उसे निर्भय प्रवेश करने दो और उचित आसन पर बैठाने का प्रबंध करो। दमनक ने बेरोक टोक पिंगलक के पास पहुंचकर उसे प्रणाम किया। उसका संकेत पाकर उसके निकट बैठ गया। सिंहराज पिंगलक ने अपना भारी पंजा उठाकर स्नेह दिखाते हुए दमनक के कंधे पर रखा और आदर के साथ पूछा, कहो दमनक, कुशल से तो हो? आज बहुत दिनों के बाद दिखाई दिए हो, किधर से आ रहे हो? दमनक बोला, महाराज के चरणों में हमारा क्या प्रयोजन हो सकता है, किंतु समय के अनुसार राजाओं को भी उत्तम, मध्यम तथा अदम हर कोटि के व्यक्ति से काम पड़ सकता है। ऐसे भी हम लोग महाराज के सदा से ही सेवक रहते आए हैं। दुर्भाग्य से हमें हमारा पद और अधिकार नहीं मिल पाया है, तो भी हम आपकी सेवा छोड़कर कहाँ जा सकते हैं। हम लाख छोटे और असमर्थ सही, किंतु कोई ऐसा भी अवसर आ सकता है जब महाराज हमारी सेवा लेने का विचार करें। पिंगलक उस समय कुछ डरा हुआ सा था। बोला, दमनक, तुम छोटे बड़े या समर्थ असमर्थ की बात छोड़ो, तुम हमारे मंत्री के पुत्र हो, अतः तुम जो भी कहना चाहते हो निर्भय होकर कहो। अभयदान पाकर भी चालाक दमनक ने राजा के भय के विषय में सबके सामने बात करना ठीक नहीं समझा। उसने अपनी बात कहने के लिए एकांत का अनुरोध किया। पिंगलक ने अपने अनुचरों की ओर देखा। राजा की इच्छा समझकर आसपास के जीव जंतु वहां से हटकर दूर जाकर बैठ गए। एकांत होने पर दमनक ने बड़ी चतुराई से पिंगलक की दुखती रग छेड़ दी। बोला, स्वामी, आप तो यमुना तट पर पानी पीने जा रहे थे, फिर सहसा प्यासे ही लौटकर अपने मंत्रिमंडल में इस तरह चिंता में क्यों बैठे हैं? दमनक की बात सुनकर सिंह पहले तो सकुचा गया, फिर दमनक की चतुराई पर भरोसा करके उसने अपना भेद खोल देना उचित समझा। पल भर सोचकर बोला, दमनक, यह जो रह रह कर गर्जना सी होती है, इसे तुम भी सुन रहे हो ना? दमनक बोला, सुन रहा हूँ महाराज। पिंगलक बोला, बस इसी के कारण मैं कुछ डरा हुआ सा हूँ। नदी तट पर यह गर्जना मैंने एकदम नज़दीक से सुनी थी। लगता है इस वन में कोई भयंकर जीव आ गया है। जिसकी गर्जना दिल दहला जाती है वो स्वयं कितना शक्तिशाली होगा। इसलिए मैं ये जंगल छोड़कर किसी दूसरे जंगल में जाने का विचार कर रहा हूँ। दमनक ने कहा, लेकिन महाराज, केवल आवाज़ सुनकर डर के कारण अपना राज्य छोड़ना उचित नहीं है। महाराज, आपने कितने ही साजों बाजों की ध्वनि सुनी है जिनकी आवाज़ कानों को फाड़ देती है। शब्द या आवाज़ का क्या है? अपने पुरखों का स्थान छोड़ने से पहले ध्वनि का कारण पता करना चाहिए। यह तो गोमायु गीदड़ की तरह डरने वाली बात हो जाएगी, जिसे बाद में पता चला कि ढोल में तो पोल ही पोल है। पिंगलक ने पूछा, गोमायु गीदड़? उसके साथ क्या घटना हुई थी, बताओ तो। दमनक गोमायु की कहानी सुनाने लगा। एक बार दो राजाओं के बीच घोर युद्ध हो गया। एक राजा ने बड़ी वीरता के साथ दूसरे राजा को हराकर उसके राज्य को अपने अधीन कर लिया और सेनाएं अपने अपने नगरों को लौट गई। राजा के कर्मचारी युद्ध क्षेत्र से अस्त्र शस्त्र तंबू काम आने वाला सारा सामान ले गए। बस भाट और चारण के एक ढोल पर उनका ध्यान नहीं गया और वो वहीं छूट गया, जिसे बजा बजा कर रात्रि में वो अपने सैनिकों को वीरता की कहानियां सुनाकर उनका खून गर्म रखते थे। समीप ही एक जंगल था। एक दिन आंधी में वह ढोल लुढ़कता पुढ़कता जंगल के एक सूखे पेड़ के पास जाकर टिक गया। उस पेड़ की सूखी टहनियां ढोल तक लटक रही थी। जब भी तेज हवा चलती थी तो वो टहनियां ढोल से टकरा जाती थी, तो उस ढोल से ढमाढम की आवाज़ आने लगती थी। एक सियार उस क्षेत्र में घूमता था। उसने ढोल की आवाज़ सुनी तो वह बड़ा भयभीत हो गया। ऐसी अजीब आवाज़ बोलते पहले उसने किसी जानवर को नहीं सुना था। वह सोचने लगा कि यह कैसा जानवर है जो ऐसी जोरदार बोली बोलता है, ढमाढम। यह जानने के लिए सियार छिपकर ढोल को देखता रहता कि यह जीव उड़ने वाला है या दो या चार पैरों पर दौड़ने वाला। एक दिन सियार झाड़ी के पीछे छुपकर ढोल पर नजर रखे था। तभी पेड़ से नीचे उतरती हुई एक गिलहरी कूदकर ढोल पर उतरी। हल्की सी ढम की आवाज़ हुई।
गिलहरी ढोल पर बैठी दाना कुतरती रही। गिलहरी को ढोल पर बैठकर आराम से दाना कुतरते देखकर सियार बड़बड़ाया, ओह, यह कोई हिंसक जानवर नहीं है, मुझे भी इससे डरना नहीं चाहिए। सियार फूंक फूंक कर कदम रखता ढोल के पास जाकर कुत्तों की भांति उसे सूंघने लगा। ढोल का न उसे कहीं सिर नजर आया और न ही पैर। तभी हवा के झोंके से ढोल से एक टहनी टकराई तो उससे फिर ढम की आवाज निकल आई तो सियार डर कर एकदम उछल गया और पीछे जा गिरा। सियार उठने की कोशिश करता हुआ बोला, अब समझ आया, ये तो एक खोल है और जानवर इस खोल के अंदर रहता है। जो जीव इस खोल के भीतर रहता है, आवाज बता रही है कि वो मोटा ताजा है, चर्बी से भरा पूरा शरीर, तभी तो इसकी जोरदार बोली है, ढम ढम। सियार अपने घर अपनी मांद की ओर चल दिया। अपनी मांद में घुसते ही वो अपनी पत्नी से बोला, ओ सियारी, दावत खाने के लिए तैयार हो जा, एक मोटे ताजे शिकार का पता लगा कर आया हूं। सियारी पूछने लगी, तुम उसे मारकर क्यों नहीं लाए? सियार ने उसे झिड़की दी, क्योंकि मैं तेरी तरह मूर्ख नहीं हूं। वह एक बड़े खोल के भीतर छिपा बैठा है। उस खोल के दो तरफ सूखी चमड़ी के दरवाजे हैं। मैं एक तरफ से हाथ डालकर उसे पकड़ने की कोशिश करता तो वह दूसरे दरवाजे से भाग नहीं जाता। चांद निकलने पर सियार और सियारी दोनों शिकार करने ढोल की दिशा में चल दिए। ढोल के पास पहुंचते ही हवा का झोंका आया तो टहनियां ढोल से टकराई तो ढम ढम की आवाज निकली। सियार ने सियारी के कान में बोला, हैरी, उसकी आवाज सुनी तूने? जरा सोच, जिसकी आवाज ऐसी गहरी है वो खुद कितना मोटा ताजा होगा। सियार और सियारी दोनों ढोल को सीधा करके उसके दोनों ओर बैठ गए और दांतों से ढोल के दोनों चमड़ी वाले भाग को फाड़ने लगे। जैसे ही चमड़ियां कटने लगी, सियार बोला, होशियार रहना, एक साथ हाथ अंदर डालकर शिकार को दबोचना है। दोनों ने हूं की आवाज के साथ अपने अपने हाथ ढोल के भीतर डाले और अंदर टटोलने लगे। अंदर कुछ नहीं था, एक दूसरे के हाथ ही पकड़ में आए। दोनों चिल्लाए, हैं, यहां तो कुछ नहीं है, और वे माथा पीट कर रह गए। ये कहानी सुनाने के बाद दमनक ने कहा, महाराज, बड़ी बड़ी शेखी मारने वाले लोग ढोल की तरह अंदर से खोखले होते हैं। पिंगलक ने कहा, भाई, मैं क्या करूं, जब मेरा पूरा परिवार और सभी साथी डर कर यहाँ से भागने पर तुले हैं तो मैं अकेला धैर्य कैसे रखूं? दमनक ने कहा, इसमें आपके सेवकों का क्या दोष है? जैसा मालिक करेगा वैसा ही सेवक करेंगे। आप ये जंगल छोड़कर मत जाइए, तब तक आप यहीं ठहरिए जब तक मैं उस आवाज के विषय में ठीक ठीक पता न लगा लूं। पिंगलक ने आश्चर्य से पूछा, क्या तुम सचमुच वहां जाने की सोच रहे हो? दमनक ने जवाब दिया, महाराज, आप आज्ञा कीजिए। स्वामी की आज्ञा से तो योग्य सेवक कोई भी काम कर सकता है, चाहे उसे सांप के मुंह में हाथ डालना पड़े या समुद्र ही पार करना पड़े। राजाओं को चाहिए कि ऐसे ही सेवक को सदा अपने निकट रखें। पिंगलक ने कहा, अगर ऐसी बात है तो जाओ, भद्र, तुम्हारा मार्ग मंगलमय हो। दमनक उसको प्रणाम करके आवाज की दिशा में चल पड़ा, पर पिंगलक को पछतावा होने लगा कि मैंने बेकार में दमनक की बातों में आकर उसे अपने मन का भेद बता दिया है। उसका क्या विश्वास करूं? उसके परिवार से मैंने मंत्री पद छीन लिया था, कहीं वो इसका बदला लेने के लिए या लालच में आकर शत्रु से मिल गया तो कहीं बाद में घात लगाकर मुझे ही ना मरवा दे। अब क्या करूं? खैर, अब तो एक ही रास्ता बचा है कि कहीं दूसरी जगह छिपकर दमनक के आने की राह देखी जाए। आगे क्या हुआ मेरी अगली वीडियो में देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। ये वीडियो आपको कैसी लगी मुझे बताइएगा। नमस्कार।